भिखना पहाड़ी गांव में गुलबदन अपने पति निहाल, सास मंगरी और 2 बेटियों यशी और शशि के साथ रहती थी। निहाल मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन उसके कमाए हुए पैसे घर खर्च के लिए काफी नहीं होते थे। उनकी जिंदगी बहुत तंगहाली में गुजर रही थी। एक दिन गुलबदन बाजार से मुर्गा और मुर्गी का एक जोड़ा खरीदकर घर ले आई। ये बात उसकी सास मंगरी को अच्छी नहीं लगी। घर में पहले ही खाने के लिए 5 मुंह हैं, तो इन दोनों को भी उठा लाई। इनके दाना पानी का इंतजाम कौन करेगा? हाँ माँ जी, हम जो भी रूखा सूखा खाते हैं उनमें से इन्हें भी थोड़ा थोड़ा खिला देंगे। मैं सोच रही थी कि इनके अंडे को बाजार में बेचकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं इन दोनों मुर्गा मुर्गी को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ। मंगरी दोनों मुर्गा मुर्गी को अपने पास फटकने भी नहीं देती, लेकिन गुलबदन उन दोनों का बहुत ख्याल रखती। घर में जो भी खाने को होता उन्हें खाने के लिए देती। भोर होते ही 5 बजे दोनों बांग देने लगते। उनकी आवाज सुनकर मंगरी की नींद खुल जाती। पहले ही जिंदगी में कम परेशानियां थी कि अब ये दोनों चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो वैसे ही रात भर नींद नहीं आती, ऊपर से सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। एक दिन मंगरी ने मौका पाकर दोनों मुर्गे और मुर्गी के जोड़ों को घर के बाहर भगा दिया, लेकिन वे दोनों फिर वापस घर आ गए और गुलबदन के चारों ओर गोल गोल घूमकर अपना प्यार जताने लगे। गुलबदन भी दोनों मुर्गे मुर्गियों से बहुत प्यार करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मुर्गी ने अंडे दिए। गुलबदन ने अपने पति निहाल से कहा, यशी के बाबा, हमारी मुर्गी ने अंडे दिए हैं। ये देसी अंडे हैं, बाजार में ऊंची कीमत पर बिकेंगे। क्यों ना हम इन अंडों को बाजार में बेच दें? गुलबदन, तुम अंडों को बाजार ले जाकर बेच दो। मुझे तो मजदूरी पर जाना है। अगर आज अंडे बिक गए तो हम दोनों के पास रोज से ज्यादा पैसे होंगे। गुलबदन उन अंडों को बाजार ले जाकर बेच देती है। आज तो अच्छे पैसे मिल गए, क्यों ना इन पैसों से मैं एक मुर्गी और खरीद लूं। ऐसा सोचकर गुलबदन अपने कमाए हुए पैसों से एक मुर्गी और खरीदकर घर ले आती है। अब गुलबदन के घर में 1 मुर्गा और 2 मुर्गियां हो गई थी। धीरे धीरे गुलबदन इसी तरह अंडे बेचकर अपने घर में मुर्गी पालन करने लगी। उसके पास ढेर सारे मुर्गे मुर्गियां हो गई थी। यूं ही दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन गुलबदन और उसकी बच्चियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काम के दौरान गुलबदन के पति निहाल की एक हादसे में मौत हो जाती है। रो रो कर गुलबदन और उसकी दोनों बेटियों का बुरा हाल था, लेकिन मंगरी को गुलबदन की इस हालत पर तनिक भी दया नहीं आई। बेटे की मौत के बाद उसने गुलबदन, उसकी दोनों बेटियों यशी और शशि को उनके सारे मुर्गे मुर्गियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। दादी, हमें घर से बाहर मत निकालो, हम सब कहाँ जाएंगे? कहीं भी जा, तेरी माँ ने मेरे घर को पोल्ट्री फार्म बना दिया है। दिन भर ये मुर्गे मुर्गियाँ पूरे घर में घूमते हैं और घर गंदा करते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन दादी, हम अंडे बेचकर पैसे भी तो कमाते हैं। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मंगरी शशि को धक्का दे देती है, जिससे शशि जमीन पर गिर जाती है। शशि के गिरते ही सारे मुर्गे मुर्गियाँ फड़फड़ाने लगती हैं और मंगरी को अपने चोंच से मारने लगते हैं। आह, बचाओ, ये मुर्गे हैं या राक्षस हैं? गुलबदन मंगरी को मुर्गों से बचाती है और अपनी बेटियों से कहती है, चलो मेरी बच्चियों, हम अपना आशियाना कहीं और बना लेंगे। गुलबदन यशी और शशि और अपने मुर्गे मुर्गियों को लेकर चलने लगती है। काफी देर तक चलते चलते तीनों थक जाते हैं और सड़क किनारे बैठ जाते हैं। आसपास चारों तरफ जंगली झाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। गुलबदन की दोनों बेटियां भूख से बेहाल हो रही थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, ऊपर वाला हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। उसने जिंदगी दी है तो जीना कैसे है वही बताएगा। तेरी भूख का भी इंतजाम वही करेगा। तभी यशी की नजर झाड़ियों के बीच में खड़ी एक ट्रेन की बोगी पर जाती है। वो बेहद पुरानी ट्रेन की बोगी थी। ऐसा लग रहा था कि सदियों से वो वहाँ खड़ी हो। माँ, वहाँ देखो, वहाँ एक ट्रेन की बोगी है, हम वहाँ चलते हैं। गुलबदन अपनी दोनों बेटियों और अपने मुर्गे मुर्गी को लेकर उस ट्रेन की बोगी के पास जाती है। मेरी बच्चियों, हम आज रात यहीं गुजारेंगे। गुलबदन यशी और शशि को लेकर ट्रेन की बोगी में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे उसके मुर्गे मुर्गियां भी ट्रेन की बोगी में चढ़ जाते हैं। वे तीनों मिलकर बोगी की सफाई करने लगते हैं। ट्रेन की बोगी के अंदर काफी कचरा भरा था। गुलबदन, यशी और शशि तीनों मिलकर कचरा साफ करने लगते हैं। गुलबदन के मुर्गे मुर्गियां भी अपनी चोंच से कचरा उठा उठा कर फेंक रहे थे। उस बोगी के बाहर एक चापाकल लगा हुआ था, जिसमें से ठंडा और मीठा पानी आ रहा था। उस रात गुलबदन अपने परिवार के साथ उसी बोगी में बिताती है और तीनों चापाकल का ठंडा पानी पीकर सो जाते हैं। सभी मुर्गे मुर्गियां भी उसी बोगी में सो जाते हैं। अगली सुबह अपने मुर्गों की बांग से गुलबदन, यशी और शशि की नींद खुली।
उन तीनों ने देखा कि मुर्गियों के पास कुछ चमकीली चीजें चमक रही थी। मुर्गियों के पास से चमकीली रोशनी क्यों आ रही है? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। गुलबदन ने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी कई मुर्गियों ने सोने के अंडे दिए थे। मेरी मुर्गियों ने आज से पहले तो साधारण अंडे ही दिए हैं, आज अचानक सोने के अंडे कहाँ से आ गए? कहीं से कोई और तो नहीं रख गया? तभी एक आवाज आई, गुलबदन। कौन है यहाँ? सामने आओ, कहीं तुम कोई भूत प्रेत तो नहीं? मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ गुलबदन। फिर तुम कौन हो? तुम जिस बोगी में खड़ी हो, मैं वही बोगी बोल रहा हूँ। क्या? भला ट्रेन की बोगी कब से बोलने लगी? जरूर इस बोगी में किसी भूत प्रेत का वास है। चलो मेरी बच्चियों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गुलबदन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं एक जादुई बोगी हूँ। ये ट्रेन की बोगी बहुत प्राचीन काल से यहाँ खड़ी है। इस बोगी में एक महात्मा ने कई सालों तक तपस्या की थी। उनके तप के प्रभाव से ये एक जादुई बोगी में तब्दील हो गया। मेरी बोगी में आने के कारण तुम्हारी मुर्गियों ने सोने के अंडे दिए हैं। अगर तुम इस बोगी में मुर्गी पालन करोगी तो तुम्हारी मुर्गियां रोज सुबह जो सबसे पहला अंडा देंगी वो सोने का होगा, जिसे बेचकर तुम काफी अमीर हो सकती हो। अरे वाह, जादुई बोगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। गुलबदन ने एक सोने का अंडा बाजार ले जाकर बेच दिया और खाने पीने के लिए ढेर सारा सामान खरीदा। उस दिन गुलबदन ने अपने और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े भी खरीदे और अपनी मुर्गियों के लिए ढेर सारे दाने खरीदे। उस दिन गुलबदन, उसकी दोनों बेटियों और उसकी मुर्गियों ने पेट भरकर खाना खाया। माँ, अब हमारे पास ढेर सारे सोने के अंडे हैं, इन्हें बेचकर हम अपने लिए घर खरीद सकते हैं। नहीं यशी, तुमने सुना नहीं जादुई बोगी ने क्या कहा? अगर हमारी मुर्गियां इस बोगी में रहेंगी तो रोज सुबह का एक अंडा सोने का देंगी। इसलिए हमें अपनी मुर्गियों का पालन इसी बोगी में करना होगा। हमें इसी ट्रेन की बोगी में रहना होगा। लेकिन माँ, हम अपनी जादुई बोगी को अच्छे से सजा तो सकते हैं ना? हाँ शशि, क्यों नहीं। उस दिन तीनों माँ बेटी बाजार जाती हैं और बोगी को सजाने का सामान, बेड, कुर्सियां, पर्दे, रसोई के बर्तन सब कुछ खरीद कर लाती हैं और तीनों उसमें रहने लगती हैं। उन्होंने बोगी में ही अपने मुर्गियों के लिए एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया। अब गुलबदन जादुई ट्रेन की बोगी में मुर्गी पालन करने लगती है। उसकी मुर्गियां रोज सुबह का एक अंडा सोने का देती, जिन्हें बेचकर गुलबदन के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। गुलबदन ने अपनी दोनों बेटियां यशी और शशि का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। एक दिन गुलबदन बाजार में अंडे बेच रही थी, तभी उसके सामने एक भिखारन आई और बोली, कुछ खाने को दे दो बेटी, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। गुलबदन ने जब उस भिखारन की ओर देखा तो वो उसकी सास मंगरी थी। अरे माँ जी, आप मेरे साथ घर चलिए। गुलबदन बहू, तुझे घर से निकालने के बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे गुजारे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। तू साथ थी तो तेरी मुर्गियों के अंडे बेचकर हमारा गुजारा किसी न किसी तरह चल ही रहा था। मेरी ही मती मारी गई थी जो तुझे घर से निकाल दिया। अब किस मुंह से तेरे घर जाऊं? माँ जी, पिछली बातें भूल जाइए, मेरे साथ चलिए। गुलबदन मंगरी को उसी जादुई ट्रेन की बोगी में ले जाती है जहां वो अपनी दोनों बेटियों और मुर्गियों के साथ रहती थी। मंगरी ने एक पुरानी सी ट्रेन की बोगी को जब अंदर से देखा तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, मानो एक घर ही हो। मंगरी देखती है कि गुलबदन की मुर्गियां भी उसी बोगी के अंदर थे। गुलबदन मंगरी को पेट भरकर अच्छा खाना खिलाती है। तभी यशी और शशि भी स्कूल से वापस आ जाती हैं। खाने के बाद, गुलबदन बहू, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? क्या ये सब सिर्फ अंडे बेचकर कमाए हैं? नहीं माँ जी, ये सब तो इस जादुई बोगी का कमाल है। जादुई बोगी? हाँ, ये ट्रेन की बोगी एक जादुई बोगी है। गुलबदन ने मंगरी को सारी बात बता दी कि कैसे उसकी मुर्गियां सुबह का पहला अंडा सोने का देती हैं, जिस कारण गुलबदन और उसके परिवार की गरीबी दूर हुई है। इसीलिए मैं अपना मुर्गी पालन का काम इसी बोगी में कर रही हूँ। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैंने क्या किया है बहू? ना आप हमें घर से बाहर निकालती और ना हमें ये ट्रेन की जादुई बोगी मिलती। ये सब आपके कारण हो सका है। मुझे माफ कर दे गुलबदन बहू, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा ही भला छिपा था। अब आप भी हमारे साथ इस जादुई बोगी में रहिए। मंगरी भी अब उन लोगों के साथ ट्रेन की जादुई बोगी में रहने लगती है। सुहासनगर गांव से शहर आने वाली ट्रेन पटरियों पर तेज दौड़ रही थी। ट्रेन के अंदर अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कमरे थे। अमीरों वाले कमरों में अमीर लोग रजाई ओढ़कर सोए हुए थे और गरीबों वाले कमरों में गरीबों के लिए ठीक से खड़ा होने की भी जगह नहीं थी।
उसी कमरे में किसी भी तरह शांति ट्रेन के गंदे बाथरूम के सामने बैठी हुई थी और प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। आह, आह, ये ट्रेन शहर कब पहुंचेगी? मेरा बच्चा पेट के अंदर ही मर जाएगा। उसका पति बिरजू शांति को शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके पास पैसे ही तो नहीं थे। ठंड रख शांति, बस 2 दिन और, 2 दिन बाद हम शहर पहुंच जाएंगे। 2 दिन? अभी भी 2 दिन? आज से नवरात्रि भी शुरू हो गई है। मैं इस हालत में यहाँ नवरात्रि कैसे बनाऊं? ऊपर से पेट में इतना दर्द हो रहा है, लैट्रिन भी गंदा है। दुर्गा माँ रक्षा कीजिए। शांति दुर्गा माँ की भक्त थी। उसके लिए नवरात्रि मनाना बहुत जरूरी था। उसने दुर्गा माँ से मन्नत जो मांगी थी। आज से 1 साल पहले शांति बहुत परेशान थी क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखिए शांति जी, आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ, अब जो करना है वही करेंगी। शांति ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और पूरे मन प्राण से दुर्गा माँ को बुलाने लगी। हे दुर्गा माँ, सभी कहते हैं कि मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन आप भी तो माँ हो ना, आप मेरा दर्द समझ सकती हो ना। दया कर मुझे एक बच्चा दीजिए दुर्गा माँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तभी दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल शांति के हाथ पर गिरा और 1 हफ्ते के अंदर शांति गर्भवती हो गई। वो खुशी के मारे रो पड़ी। दुर्गा माँ, मुझे पता था आप मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। जय दुर्गा माँ की जय। शांति का पति बिरजू भी कब से पिता बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत खुश था, लेकिन वो गरीब था। खेतीबाड़ी करके किसी भी तरह घर चलता था। अब बच्चा आने वाला था, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसी गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। शांति वहीं पर जाती थी। डॉक्टर साहब, यहीं पर हो जाएगी ना मेरी डिलीवरी? हाँ, इसी अस्पताल में आपकी डिलीवरी होगी, आप चिंता मत कीजिए। समय बीतने लगा। दवाई और खाने के पीछे बिरजू के सारे पैसे खर्च हो गए। शांति 8 माह की गर्भवती हो गई और तभी अचानक से भयानक बारिश शुरू हो गई। 4-5 दिनों तक बारिश होती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो अस्पताल मिट्टी का था। इतनी बारिश की वजह से मिट्टी का अस्पताल टूट गया। अस्पताल खंडहर में बदल गया। डॉक्टर लोग भी वहाँ से शहर चले गए। गाँव में कोई डॉक्टर बचे ही नहीं। सुनिए जी, गांव का अस्पताल तो टूट चुका है, अब हमारा क्या होगा? मेरी डिलीवरी कहाँ होगी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ शांति, डिलीवरी कहाँ होगी? बहुत मुश्किल से ये बच्चा आया है पेट में, इसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। हाँ, हमें शहर जाना होगा शांति, डिलीवरी होने में और 1 महीना बचा है। बिरजू और शांति शहर जाने के लिए तैयार होने लगे। बिरजू दिन रात एक करके मेहनत करने लगा और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जमाने लगा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और बिरजू शांति को लेकर स्टेशन चला गया। वो टिकट काउंटर के सामने गया। भैया, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, एक अच्छा सा सीट दीजिए ना, ताकि मेरी बीवी आराम से सोते हुए जा सके। टिकट काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो तुम? देहाती कहीं के? इतना भी नहीं जानते कि वैसा सीट पाने के लिए 3 महीने पहले टिकट काट लेना पड़ता है? 3 महीने पहले? लेकिन तब तो हमें पता ही नहीं था कि हम शहर जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तुम्हें जनरल डिब्बे में जाना पड़ेगा। वैसे कुछ पैसे दोगे तो मैं अच्छी सीट का बंदोबस्त कर सकता हूँ। कितने पैसे हुजूर? 1 सीट का 10,000, 2 सीट का 20,000। 20,000? हम तो सिर्फ 5,000 लेकर ही शहर जा रहे हैं। भाग गरीब कहीं के, 100 रुपए की टिकट ले और जा यहाँ से। बिरजू ने 100 रुपए की 2 टिकट ले ली। हे दुर्गा माँ, हम दोनों जिंदगी में पहली बार घर से इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी इस हालत में, और ट्रेन में भीड़ भी बहुत है। मेरे बच्चे की रक्षा करना। समय पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और बिरजू शांति को लेकर गलती से अमीरों वाले एसी कमरे में घुस गया। इस बात से अमीर लोग बड़े परेशान हो गए। अरे कितनी बदबू आ रही है इन दोनों से। हाँ, देहाती है ना, लेकिन ये एसी कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम दोनों भागो यहाँ से। हाँ, ये कमरा अमीरों के लिए ही है, तुम दोनों तो गवार हो, गरीब हो, जाओ भागो यहाँ से। मालिक, मेरी बीवी माँ बनने वाली है, यहाँ इतनी जगह तो है, कुछ देर बैठ जाते हैं ना। बैठ जाते हैं मतलब? उठो, भागो यहाँ से। हमने ज्यादा पैसे देकर ये सीट बुक किया है, भागो नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। डर के मारे बिरजू शांति को लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ बैठने के लिए बहुत जगह थी, लेकिन उन्होंने बैठने भी नहीं दिया। ये दुनिया केवल अमीरों के लिए है शांति, चलो जनरल कमरे में। जनरल कमरे में जाकर उन दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा उस कमरे में बैठने तो क्या, ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं है। सत्यानाश, अब क्या होगा? भैया, मेरी बीवी पेट से है, बहुत मुश्किल से बच्चा पेट में आया है,
थोड़ा सा जगह दे दीजिए ना। अमीर लोगों से अच्छे तो गरीब लोग हैं। उनके अंदर इस कलयुग में भी एक दिल नाम की चीज है। शांति को गर्भवती देखकर एक आदमी ने अपनी जगह छोड़ दी। आइए भाभी जी, यहाँ बैठिए। ये लैट्रिन के पास ही बैठना पड़ेगा, सीट तो नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दुर्गा माँ आपका भला करे। शांति बाथरूम के पास में ही बैठ गई। बाथरूम से गंदी स्मेल आती रही, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। 2 दिन इसी ट्रेन में यहीं पर बैठकर बिताना था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, पेट फटा जा रहा है। आह! क्या हुआ शांति? लगता है डिलीवरी का समय हो गया है, लेकिन यहाँ कैसे क्या होगा? नहीं, कुछ देर में रोक कर रख सकती हूँ। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए दुर्गा माँ। मैं मेरे बच्चे की डिलीवरी यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन रात को पेट का दर्द और बढ़ गया और बच्चा बाहर निकलने लगा। सारे लोग शांति को ही देखने लगे। शांति को बहुत शर्म आ रही थी। तभी बिरजू ने कहा, शांति, तुम लेट्रिन के अंदर चली जाओ, वहीं पर डिलीवरी करनी होगी। बिरजू के कहने पर शांति बाथरूम के अंदर चली गई और कुछ देर बाद बहुत दर्द सहने के बाद वहीं पर शांति की डिलीवरी हो गई। लेकिन वो बच्चा बाथरूम की छेद से नीचे ट्रेन की पटरी पर गिर गया। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! शांति रोने लगी। इतने दिनों तक कष्ट सहने के बाद उसने अपने बच्चे को खो दिया। वो सदमे में चली गई। बिरजू भी रोने लगा। आसपास के लोग दोनों को समझाने लगे, लेकिन बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो तो सिर्फ वही जानता है जिसने खोया है। शांति पूरी रात रोते रोते बस दुर्गा माँ को बुलाने लगी और सुबह होने लगी। तभी ट्रेन में 9 छोटी छोटी बच्चियां उठ गईं और भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दो साहब, नवरात्रि में कुछ अच्छा खाना है। हाँ साहब, पैसे दो ना। लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। ये देखकर शांति ने उन 9 बच्चियों को बुलाया। इधर आओ बेटी, नवरात्रि मनानी है तुम लोग को। हाँ, पैसे दीजिए ना, दुर्गा माँ आपका भला करेंगी, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं अपने नवजात बच्चे को खो चुकी हूँ बेटी, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। लेकिन तुम लोग भी मेरी बेटी जैसी ही हो। आओ, मेरे पास कुछ खाना है, मिल बांट कर खाते हैं। जय दुर्गा माता। शांति दुर्गा माँ को याद करके उन बच्चियों को खाना खिलाने लगी। खुद कुछ न खाकर उन 9 बच्चियों को खाना खिला दिया और तभी चमत्कार हो गया। 9 बच्चियां 9 देवियों में बदल गईं। शांति, हम तो बस तेरी परीक्षा ले रहे थे। अपने बच्चे को खोने के बाद भी तू इंसानियत नहीं भूली। तेरे अंदर दया और मातृत्व दोनों है। तू अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, इसीलिए हम तेरे बच्चे को लौटा देंगे। तथास्तु। शैलपुत्री देवी ने शांति को उसका बच्चा लौटा दिया और बाकी देवियां शांति को धन दौलत देने लगी। उन लोगों के पास इतनी धन दौलत आ गई कि बिरजू को जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ा। शांति भी अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करने लगी। इसी तरह शांति ने ट्रेन में ही नवरात्रि मनाई और दुर्गा माँ की कृपा से बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी।